Good morning student. Welcome back to the class. We are going to start the third chapter of the civics state government. ठीक है, अभी तक हमने पीछे क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। मेरे ख्याल से सेक्युलरिज्म पढ़ा था और नहीं सॉरी इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर पढ़ा था। फाइन, अभी हम आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फेडरल पॉलिसी के थ्रू पूरे देश को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ फेडरल पॉलिसी बाय डिवाइडिंग द कंट्री इनटू स्टेट्स। पूरे इंडिया में आपको पता है 28 स्टेट्स हैं और 9 टेरिटरी है, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइड करने का क्या रीज़न था? वो ये रीज़न था कि भाई अलग अलग स्टेट की डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि इंडिया में उनकी नीड्स अलग अलग हैं, उनकी कंडीशंस अलग अलग हैं। तो हम हर स्टेट की कंडीशंस, उनकी नीड्स के हिसाब से उसको गवर्न कर सके, उसको रूल कर सकें। ठीक है, क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही गवर्नमेंट अगर बना दी जाती तो शायद इतने अच्छे से हैंडल नहीं हो सकता था, बिकॉज इन इंडिया इट इज़ वेरी मस्ट, बिकॉज आर लार्ज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल पॉलिसी के तहत क्या किया? डिवाइडेड इंडिया इनटू 28 स्टेट, मतलब वेरियस स्टेट्स के अंदर इसको बांट दिया गया है ना। और इससे अच्छा भी है ताकि यहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इजीली काम कर सकेगी। ठीक है। और हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, मतलब हर स्टेट में अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एंड देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो एक और बात है जो ध्यान से समझने वाली है कि पूरे देश के लिए, या हम एक सिंपल वर्ड्स में कहें कि तो गवर्नमेंट को 2 प्रकार की गवर्नमेंट रखी गई है इंडिया में, एक बल्कि 3 तरह की। ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है यानी नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे। ठीक है, तो अभी इसको तो मैं आपको समझा ही दूंगी। तब हम पहले अगर हम ये देखें कि भाई ये कैसे कैसे होता है, तो एक नेशनल लेवल, ये आपने 6th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो आपको जानते ही हो, ये लोकल लेवल। ठीक है, तो ये नेशनल गवर्नमेंट होती है जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अब हम इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमको पता है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। और हर एक स्टेट की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है जिसको कि हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देयर आर गवर्नमेंट्स एट 3 लेवल्स, ये आपको पढ़ चुके हो। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, अच्छा ये भी आपने पिछले साल पढ़ा था कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में हमेशा 3 ऑर्गन्स होते हैं, तो वही तीनों ऑर्गन्स यहाँ भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें हम फिर वही देखेंगे। पहला होगा लेजिस्लेचर, है ना। दूसरा हो जाएगा वही हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो जाएगा जुडिशरी। अब आपको ये भी पता है कि जो लेजिस्लेचर पार्ट होता है वो लॉ मेकर्स होते हैं, यानी कि इनका काम होता है लॉज बनाना। ठीक, ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये वही आपको इसका भी पता है आपको कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये अप्लाई करते हैं, इनेक्ट करते हैं लॉज को, और ये इंटरप्रेट करते हैं, ये
ये सब आप 6th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो क्या क्या करता है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें, चलो मैं एक बार लिख ही देती हूँ ये भी, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, ठीक है। तो इसका आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। एंड जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी एंश्योर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, कि जो लॉ बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना अंतर, लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है उस लॉ को, इनेक्ट करता है, उसको अप्लाई करता है लॉ को जो बनाया गया है, और जुडिशरी ये देखता है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। जुडिशरी की ये ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि जो भी लॉ बने हैं वो कानून के अंदर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं कि नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो आप नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव रूल बुक। हम कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है हमारे देश का, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं जिसके हिसाब से ही सारे सिटीजन्स को चलना होता है, which all the citizens have follow the rules and regulation of the constitution। अभी इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लो। Constitution is the most extensive rule book। जब हमारे को 1949 में 1947 में हमारे को फ्रीडम मिला था, उसके बाद जो हमारे देश के नेता लोग थे, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने बहुत सोचा कि अब हमारे आज़ाद देश को किस तरीके से हमें चलाना है, हमारी जो फ्री कंट्री है हमें उसे कैसे रन करना है। तो आप जब आगे पढ़ोगे, आप बड़े हो जाओगे, तब आप पढ़ोगे कि अलग अलग देश में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। अब उन गवर्नमेंट्स में सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे देश जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, है ना, वेल लिटरेटेड कंट्रीज़ हैं, वो उसको ही फॉलो करती हैं। तो ठीक है, एक डेमोक्रेसी, और भी बहुत सारी बातें थीं। अब जब हम फ्री हो गए थे तब हमें हमारे देश को नए तरीके से आगे बढ़ाना था, ठीक है। तब हमारे देश के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर सोचा, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिबेट की, बहुत अपना दिमाग लगाकर एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इसके अंदर एक ये पूरी किताब है, एक ये पूरा डॉक्यूमेंट है, बुक है, रूल बुक जिसको हम कहते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव रूल बुक यू कैन से। दिस बुक कंटेन्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री विल रन, ठीक है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सभी को मानने होंगे, ऑल सिटीजन्स। अब वो सिटीजन्स में कोई भी हो सकता है, सभी धर्म के लोग हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, कास्ट अलग अलग हो सकती हैं, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, इवन खुद गवर्नमेंट, ठीक है, खुद गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएगी। तो यू कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर ऑफ आवर कंट्री, फाइन। तो मैंने ये इसीलिए बताया ताकि मैं आपको जुडिशरी भी समझा सकूं, क्योंकि यहाँ से बात करना थोड़ा शुरू इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बात समझ आ गई कि इट इज़ द एक्सटेंसिव बुक of rules and regulation according to which the country has to run. Nobody can violate, nobody can break the rules which are written in the constitution, ठीक है। even government, है ना, गवर्नमेंट हो चाहे वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। तो जुडिशरी का काम यही होता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ अप्लाई किए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं कि नहीं है, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं दिए गए हैं, उसमें कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। राइट्स मतलब अधिकार, है ना, हमारे देश की जनता को, सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव बुक ऑफ रूल्स एंड राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, बुक ऑफ रूल्स प्लस राइट्स। तो राइट्स कैसे कैसे हैं,
अभी आप नेक्स्ट ईयर शायद पढ़ोगे। देखो तुम्हें मैं पहले तो थोड़े शॉर्ट में समझा देती हूँ कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जिस टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है। ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। और डेमोक्रेसी में मेन 3 बातों पे एम्फेसाइज किया जाता है। क्या क्या? इक्वलिटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड। ठीक है, तो इक्वलिटी कैसी? सभी धर्म के लोग एक जैसे हैं, सभी को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी सेम मिलेगी, सबको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी सेम दी जाएगी, सबको वोट देने का अधिकार है अगर, तो वोट सबका सेम माना जाएगा, चाहे वो अमीर ने दिया हो, गरीब ने दिया हो, हिंदू मुस्लिम से किसी ने भी दिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वलिटी होती है। दूसरा होता है फ्रीडम। हमारे देश में बहुत सारी फ्रीडम भी दी गई है सिटीजन्स को। हम कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम जैसा भी मर्जी पढ़ाई कर सकते हैं, हम देश में कहीं पर भी जाके रह सकते हैं। ठीक है, हम कहीं पर भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं। अगर मान लो हम एमपी के लोग हैं और हम राजस्थान में आना चाहते हैं तो हमें कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, सामान उठाओ और हम यहाँ आके रहने लग जाते हैं। कोई हमको ये बोलने वाला नहीं है कि भाई तुम एमपी के हो तो तुम एमपी में क्यों नहीं रह रहे, बिकॉज दिस इज़ अवर कंट्री। तो ये फ्रीडम है। एक और फ्रीडम ये है कि अगर सिटीजन्स गवर्नमेंट की किसी बात से खुश नहीं हैं या उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ठीक नहीं लिया है कोई, तो वो उसके अपोजिशन में बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अब सड़क पे खड़े होकर तो चिल्लाओगे नहीं। कैसे बोल सकते हैं? हम रैलीज निकाल सकते हैं या फिर गैदरिंग कर सकते हैं। अपोजिशन शांतिपूर्ण पीसफुल गैदरिंग, ये नहीं कि बंदूक लेके चले जा रहे हैं गवर्नमेंट को मारने, ऐसा नहीं। कोई वायोलेशन नहीं हो, कोई हिंसा नहीं होगी। ठीक है, कोई मारपीट दंगे फसाद करना कोई अधिकार नहीं है किसी का। लेकिन अगर आप किसी बात से असहमत हो, किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं सिटीजन्स गवर्नमेंट को, तो वो गैदरिंग करके अपनी बात को उनसे बोल सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा शाहीन बाग। ठीक है, तो हमारे देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किसी बात पर गवर्नमेंट से डिसएग्री थी, उनको कोई लॉ ऐसा था जो ठीक नहीं लगा था, तो वहाँ जाके वो गैदर कर रहे थे और उस गैदरिंग में उन्होंने अपनी बात को गवर्नमेंट के आगे रखा। तो दिस इज़ द राइट ऑफ इंडियन सिटीज़न। कोई भी कम्युनिटी हो उनको राइट है। दूसरी बात क्या बता रही थी मैं, और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, है ना, इस तरीके से। और हाँ, दूसरा मीडिया के थ्रू भी आप अपनी बात कर सकते हो। टीवी में देखते हो ना, एक वो रिपोर्टर होते हैं और बहुत सारे नेता लोग नीचे दिखाई देते रहते हैं और बहुत बहस होती है। रिपोर्टर क्वेश्चन करता है और उन नेताओं को उनका जवाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे जवाब देना पड़ेगा, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती है ना। ये सब आप पिछले साल डेमोक्रेसी जब पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे। डेमोक्रेसी में हम ही सिटीजन्स ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं। वो जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनको हमारी नीड्स का, हमारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वो वैसे ही लॉ बनाते हैं जो सिटीजन्स की भलाई के लिए हों और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनको ना तोड़ते हों। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रूल्स और कौन से राइट्स दिए हैं ये बहुत डिटेल में तो आप आगे पढ़ोगे, पर अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम एक्सटेंसिव बुक ऑफ सम रूल्स एंड राइट्स which have to follow by everybody, each and every citizen of India including the government of India। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ने बहुत सारा इस लॉ को देखा और बहुत सोच समझ के किसी लॉ को अप्लाई किया, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें कौन देखता है? जुडिशरी एंश्योर करता है कि जो इम्प्लीमेंटेशंस किए गए हैं लॉ के वो सब उसके अगेंस्ट तो नहीं है, तो ये सब जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, अब आप ये भी पढ़ चुके हो पिछले साल की लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इन्वॉल्व होती है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी पूरी काउंसिल इन्वॉल्व होती है। और जुडिशरी में कोर्ट्स और जजेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो भी इसे हम कहते हैं न्यायिक तंत्र, है ना, जितना भी जुडिशरी सिस्टम है हमारे देश का वो सब जो उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी छोटे छोटे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो सब आते हैं। अगर किसी भी सिटीज़न ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा या अपने राइट्स को तोड़ा, अपने राइट्स से ज़्यादा करके काम किया, उनका उल्लंघन किया, वायोलेट किया, तो उनको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए वो पनिशमेंट कौन देता है? कोर्ट्स ही तो देते हैं, है ना। तो कोर्ट्स और जजेस का जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? जुडिशरी कहते हैं। ठीक, अब ये तीनों सिस्टम
स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो स्टेट गवर्नमेंट में आप समझ गए, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ। लेजिस्लेचर में वो लोग आएंगे जो लॉ मेक करते हैं, मेकर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में वो लोग आएंगे जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी में वो लोग आएंगे जो ये इंश्योर करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर में कौन कौन लोग आते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, जुडिशरी में कौन कौन होते हैं, और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेचर। तो फर्स्ट ऑर्गन इज द लेजिस्लेचर। देखिए, द लेजिस्लेचर इज अ बॉडी दैट मेक्स लॉ। ये आपने पढ़ लिया। किसके लिए लॉ बनाते हैं? फॉर द ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इनके पास दो हाउसेस होते हैं। ये यहाँ पर दो हाउसेस होते हैं। एक होता है विधानसभा, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद, ठीक। ये ध्यान से समझना। विधानसभा जो होता है इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, और विधान परिषद जो होता है वो अपर हाउस कहलाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, अब ध्यान से सुनना। विधानसभा, अच्छा एक और बात होता है कि किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, है ना। तो जिस लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं उनको हम कहते हैं बाई कैमरल, BICAMERAL, ठीक है। और जिसमें एक ही हाउस होता है उसको हम कहते हैं यूनिकैमरल। तो ये कुछ स्टेट में बाई कैमरल है और कुछ स्टेट में यूनिकैमरल है। मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं, ज़्यादातर स्टेट में यूनिकैमरल है, कुछ कुछ में बाई कैमरल है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। कुछ कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कि लेजिस्लेचर में ये दोनों होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में एक यूनिकैमरल ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि विधानसभा, पहले हम विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अभी फिलहाल इतना समझ गए कि लेजिस्लेचर जो होता है, यानी कि जो लॉ बनाते हैं, जो पार्ट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट लॉ मेकर्स होते हैं, वो दो इनको हाउसेस कहते हैं, दो हाउसेस में बैठते हैं अलग अलग जगह पर। एक लोअर हाउस कहलाता है जिसको कि हम विधानसभा कहते हैं, इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। राजस्थान की विधानसभा जयपुर में ही है, कभी आप देख कर आना, ठीक है। एक होती है विधान परिषद जिसको कि अपर हाउस कहते हैं, और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम विधानसभा के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो विधानसभा क्या होती है? पेज नंबर 130। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल। इसको क्या कहा जाता है? विधानसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सब इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। आपने कभी देखा है वोटिंग होती है, और आपने कभी सुना होगा कि स्टेट लेवल की वोटिंग हो रही है। विधान
सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के वो सारे के सारे इलेक्ट होकर आते हैं। चुनाव होते हैं, लोग बाग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब क्या होता है एक्चुअली, पूरे के पूरे स्टेट को कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बांट दिया जाता है, ठीक है। इन एरियाज को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। जब आप ये समझ लोगे तभी आपको सिविक्स समझ में आती है। कहानी है, सुन लो बढ़िया। क्या होता है, पूरे स्टेट में अलग अलग एरियाज बट जाते हैं, ठीक है। और हर एरिया में जैसे कि मान लो हमारा एक एरिया बन गया है ना, और पूरे जयपुर को मान लो 4 एरियाज में बांट दिया, तो या फिर और अलग अलग तरीके से पार्टीशन होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ पर एक कैंडिडेट होता है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मान लो, तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कुछ कुछ अलग अलग पार्टीज़ का। बीजेपी का अलग पार्टी कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का एक अलग कैंडिडेट होगा, और भी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अब हम इस एरिया के लोग वोट देने जाएंगे। 18 साल से ज़्यादा की एज जिनकी होती है, बियॉन्ड 18 ईयर्स यू कैन गो फॉर द वोट, है ना। तो हम जब वोट देने जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे उन कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट होगी कि भाई ये कैंडिडेट बीजेपी का, ये कैंडिडेट कांग्रेस का, ये कैंडिडेट इसका, ये कैंडिडेट इस पार्टी का, अलग अलग सारी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है। हमें जो कैंडिडेट पसंद होगा, जो पार्टी पसंद होगी, हम उसको वोट दे के आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जाकर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो पता चलता है कि किस पार्टी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ही गवर्नमेंट बनाती है और हम उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो फिलहाल हमने क्या देखा कि पूरे स्टेट को, जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो पूरे स्टेट को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कहा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हर पार्टी से एक एक कैंडिडेट होता है। तो हमारे पास ढेर सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है। सपोज करो कि 10 कैंडिडेट की लिस्ट आ गई, ठीक है ना। अब लोगों ने वहाँ के एरिया के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने वोट दिया और एक कोई कैंडिडेट उसमें से जीत गया, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर होगा। तो इस तरीके से मान लो हमारे पूरे राजस्थान को 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा, सपोज करो, है ना, या 500 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग कैंडिडेट जीतकर कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं विधानसभा में। और विधानसभा के जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 500 ही होते हैं। तो इसीलिए हम इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ही जाते हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट जीतता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस एरिया में एक कैंडिडेट को जिताया है वोट देके, इसका मतलब है कि यहाँ के लोग उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं कि भाई हमारी नीड्स, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी जो भी बातें हैं वो आप जाके गवर्नमेंट से कहोगे, आप रूल्स बनाओगे, आप हमारी बातों, क्योंकि एक एक इंसान तो जान नहीं सकता कि आज ये रूल बना दो, कल वो आप जा रहे हो, मैं जा रही हूँ, सब जा रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो कैंडिडेट जीतते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा के मेंबर्स कहलाते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो विधानसभा में जाके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएलएज, ठीक है। तो ये एमएलए बन जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब ये मेंबर्स किसने चुने हैं, पीपल ने चुने हैं, सिटीजन्स ने चुने हैं। तो इस विधानसभा का को हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ जाके बैठते हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट 500 मेंबर्स आर देयर इन द विधानसभा। अब क्या होता है, एमएलए बन गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अब
जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब अगर 50% से ज़्यादा किसी पार्टी के मेंबर्स हैं तो वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी। और बाकी सब क्या कहलाएंगे, अपोजिशन कहलाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा एक और बात ये होती है कि ये कोई डेफिनेट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम ज़्यादा हो सकती हैं। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब के सब बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि वहाँ पर एरियाज़ जो बटेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। और जो छोटे छोटे एरियाज़ होंगे, जो छोटे छोटे स्टेट होंगे, पता चला उनमें तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, और पता चला राजस्थान में भाई 25-30 हो गई, महाराष्ट्र में भी 25-30 हो गई। क्यों? क्योंकि जो बड़ा एरिया होगा, बड़ा स्टेट होगा, उसमें बहुत सारे एरियाज़ बांटने पड़ेंगे। क्योंकि अब जयपुर का वोटर अब इतनी दूर थोड़ी ना जाएगा वोट देने, है ना। आप वोट आसपास ही तो देने जाते हो, अब बहुत दूर दूर वोट देने जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए वोटर्स को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ में बांट देते हैं स्टेट को, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंड करती है कि एरिया जो स्टेट है अगर वो छोटा है तो कम कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेंगी, स्टेट बड़ा है तो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी कैसे बनती है? अगर 50% से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर सपोज़ करो कि हमारे राजस्थान को में 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी, ठीक है, तो जिस पार्टी के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा होंगे, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा जिस पार्टी के कैंडिडेट्स जीतेंगे, तो वो ही क्या करेंगे, रूलिंग पार्टी कहलाएंगे। और उनको हम क्या कहते हैं, मेजॉरिटी, कि भाई ये पार्टी मेजॉरिटी में आ गई। मान लो कि हमारे यहाँ से कांग्रेस जीती है, ठीक है, कांग्रेस के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, तो कांग्रेस क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी कहलाएगी कि भाई कांग्रेस मेजॉरिटी में है और इसीलिए वो रूलिंग पार्टी है। और बाकी सारे जो होंगे वो अपोजिशन पार्टी के कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? एमएलएस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं एमएलए, हाउस ऑफ पीपल विधानसभा को क्यों कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द कंटेस्टेंट्स। अब जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम वोट देते हैं वो कोई भी हो सकता है क्या? मैं जाऊं तो मैं कैंडिडेट बन जाऊंगी, आप मुझे वोट दोगे? मुझे कोई जानता ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, वो इंसान थोड़ा पॉपुलर होता है जो, और कुछ लोग आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, अच्छा काम करते हैं तो लोग उन्हें जानते हैं, है ना, उसके बाद ही तो उनको कोई वोट देगा। आप चले जाओ, मैं चली जाऊँ, आप मतलब अभी तो आप तो बहुत छोटे हो, लेकिन जैसे मैं चली जाऊँ तो मुझे कौन वोट देगा, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये कैंडिडेट बनने के लिए इनको हम कंटेस्टेंट कहते हैं। इन कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तब जाके ये कैंडिडेट बनते हैं। तो देखो पेज नंबर 130 पर ही सबसे पहले तो वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। बहुत सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, कुछ खास नहीं है उनकी क्वालिफिकेशन में। हम क्या पढ़ रहे थे, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स या कंटेस्टेंट्स, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि जब वो छोटा होगा, अच्छा उसकी एज जो होती है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। 25 ईयर से छोटे बच्चों को कोई कैंडिडेट नहीं बनाने वाला है, क्योंकि उनको कितनी समझ आएगी पॉलिटिक्स, है ना। तो और वैसे भी 25 ईयर्स के जो ज़्यादा होते हैं वही लोग किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं। सपोज़ करिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है, कलेक्टर बन जाते हो इस शहर के, मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कलेक्टर नहीं, अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपने कलेक्टर की तरह बहुत अच्छा काम किया, है ना, अपने एरिया को, आप इस शहर को आपने बहुत डेवलप कर दिया, तो लोग आपको जान जाएंगे, है ना, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको पसंद करेंगे। फिर अगर आप कैंडिडेट बनकर इलेक्शन में खड़े होते हो,
और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम आता है तो क्या होगा, लोग आपको वोट देंगे और जब आपको वोट देंगे तो आप एमएलए बन जाओगे, एमएलए बनने के बाद आप गवर्नमेंट में चले जाओगे। तो इस तरीके से होता है ना। तो ये जो कैंडिडेट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, सबसे पहले तो 25 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। दूसरी बात, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, ये जो अपना आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए सब लोगों को बनवानी पड़ती हैं, क्योंकि क्या पता कल आप जब बड़े हो जाओ तो आप भी एमएलए बनना चाहो, तो अभी आपके पास वोटर आईडी होनी ही पड़ेगी ना, और आपके पास आधार कार्ड होना पड़ेगा, ताकि कोई ये कह सके कि हाँ भाई ये इंडिया का ही सिटीज़न है, इंडिया के बाहर वालों को कोई एमएलए और कोई गवर्नमेंट में नहीं बुलाने वाला है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि वो किसी भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट के जो बहुत प्रॉफिटेबल हो। ये कैसे मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ कुछ मतलब उसने अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है वो, तो उसने कभी उससे जो गलत फ़ायदा या फिर प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ो, ये ज़्यादा भी बाद में समझ लेना। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या होता है, तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी क्वालिफिकेशन थी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं, कोई भी इंसान कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, बस उसे क्या करना होगा, उसे अपने एरिया के लोगों के लिए, अपने एरिया की जो वेलफेयर और ग्रोथ है उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब देखो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के लिए आज अपन ने कर, मान लीजिए आज इलेक्शंस होते हैं, हमने वोट देके कोई गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, वो 5 साल तक उसको टाइम होता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे। इन 5 साल के अंदर अगर उसने अच्छे से अच्छा काम किया तो 5 साल बाद फिर इलेक्शंस होंगे। तो अगर हम अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो सिटीजन्स उसी कैंडिडेट को वापस से वोट देंगे और वही गवर्नमेंट फिर एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, सिटीजन्स को ऐसा लगा कि यार कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है 5 साल में, ना सड़कें बनी, ना पानी की फैसिलिटी हो पाई, ना पढ़ाई लिखाई में कुछ हुआ, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ हो पाई, ना जॉब्स मिल रहे हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे, दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट जिस पार्टी का होगा, जब ज़्यादा कैंडिडेट जिस पार्टी के जीतेंगे उसी की गवर्नमेंट बनेगी, है ना। तो कहने का मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, ये 5 साल के लिए होती है, उसके बाद फिर दोबारा सरकार चेंज हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो गवर्नमेंट बन गया, एक बार जो एमएलए बन गया वो हमेशा के लिए एमएलए बन गया, नहीं। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरी बार आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, कई बार एक और चीज़ हो जाती है, मान लो 5 साल तक हमने बोला कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कुछ भी नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है। ये क्या चीज़ होती है, ये हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होती है जिससे ये बोला जाता है कि भाई ये इंसान ना, जो कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा या जो भी पूरी मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी उसके अंदर, वो इस लायक नहीं है कि गवर्नमेंट में काम कर सके, तो उनको उस वक्त ही ख़त्म कर दिया जाता है, उस वक्त ही उनकी पोस्ट खत्म हो जाती है। चीफ मिनिस्टर नहीं रहते, मिनिस्टर नहीं रहते। इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक बार पास हो गया तो फिर वो गवर्नमेंट उसी वक्त चेंज करनी पड़ती है, उसी वक्त वापस से इलेक्शंस कराने पड़ते हैं। वैसे ऐसी इमरजेंसीज कम आती हैं, जनरली 5 साल में ही इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो कि ज़्यादातर जो विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये 5 ईयर्स तक वेट करती है, 5 ईयर्स तक काम करने देती है गवर्नमेंट को। अगर उस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है ना, फॉर द वेलफेयर एंड ग्रोथ ऑफ स्टेट, देन द गवर्नमेंट कैन री इलेक्टेड, वो वापस इलेक्शन में जीत जाएगी, है ना, लोग उसी को वोट देंगे। और अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं कर पाया और लोगों को लगता है कि कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है स्टेट का, तो वो सरकार चेंज हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो एमएलएज हमने बात करी थी, है ना, एमएलएज जो होंगे उनमें जो हेड होगा किसका, रूलिंग पार्टी का, मेजॉरिटी का, ऑफ मेजॉरिटी, है ना, उसको क्या बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर बनता है। बाकी फिर वो अलग अलग मिनिस्टर चूज करता है, जिसको कि हम कहेंगे काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर्स, इसके बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। अपन देखते हैं ना, एक तो चीफ मिनिस्टर होगा, फिर कोई होम मिनिस्टर होगा, फिर कोई फाइनेंस देखेगा तो वो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, जो हेल्थ के बारे में देखेगा वो हेल्थ मिनिस्टर हो जाएगा। तो एक तो चीफ मिनिस्टर होगा हर स्टेट में। अब आपको बात समझ में आई? जो पार्टी के, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, है ना, वो सारे एमएलए, जैसे कोई भी कैंडिडेट जो जीतता है वो कहाँ जाता है? विधानसभा के अंदर जाता है। विधानसभा में लगभग 500 कैंडिडेट्स हम इलेक्ट करके भेजते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब उन 500 एमएलएज में से देखना पड़ता है कि कौन सा किस पार्टी का है। तो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर्स होंगे, सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के एमएलएज होंगे, वही पार्टी मेजॉरिटी कहलाती है, वही पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है। उसका जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और बाकी कुछ कुछ मिनिस्टर्स बन जाएंगे, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और भी बहुत सारी तरीके के मिनिस्टर। तो ये सारे कहलाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो बाकी के एमएलएज होंगे जो मेजॉरिटी में नहीं होंगे, वो अपोजिशन हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी होती है ना, तो अपोजिशन में बैठेंगे और उनका काम क्या होता है? जो भी चीफ मिनिस्टर या जो भी रूलिंग पार्टी जो भी काम करती है, जो भी लॉज बनाएगी, उनके बारे में, उसके अंदर बुराइयां ढूंढेंगे, है ना, कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। इसमें भी एक अच्छी बात ये होती है कि जब वो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से उन लॉज को देखेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे, तो वो लॉ परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनको उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। तो जब सिटीजन्स के लिए वो लॉ अप्लाई किए जाएंगे, उसके पहले ही उनके अंदर पूरा सुधार हो जाएगा और वो लॉ जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए अपोजिशन पार्टी भी इम्पोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये तरीका होता है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, अब क्या होता है, ये जो एमएलएज होते हैं सभी, वो अपना एक स्पीकर चुनते हैं। जब आपने देखा होगा कि विधानसभा जो है उसके ऊपर एक स्पीकर, एक आदमी को चुनते हैं अपने अंदर से ही, किसी भी एमएलएज में से अपने अंदर से किसी को चुनते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं? स्पीकर। और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। एक स्पीकर चुनते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं, ठीक। The speaker presides over the house and conduct all the proceeding। अब इनका काम क्या होता है? सारी की सारी जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं विधानसभा के अंदर, क्या लॉ बन रहे हैं, क्या डिबेट हो रही है, क्या अपोजिशन पार्टी कह रही है, क्या रूलिंग पार्टी कह रही है, कौन सा मिनिस्टर क्या बात कर रहा है, वो सब सुनना, उनको कंट्रोल करना, ये किसका काम होता है? स्पीकर का काम होता है, ठीक है। तो ये हुआ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर समझ में आ गया आपको? तो हम क्या कह सकते हैं, एक बार मैं वापस से आपको बताती हूँ कि इस पूरे देश को अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया ताकि अलग अलग स्टेट्स की फैसिलिटीज़, उनकी नीड्स, है ना, उनके हिसाब से वहाँ की अलग अलग गवर्नमेंट बनाई जाए। क्योंकि पूरे देश में एक जैसी कंडीशंस तो है नहीं, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो इसको पूरे अलग अलग 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया। अब स्टेट लेवल पे हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, है ना, और ये सारी गवर्नमेंट फिर आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर दी, वो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ना, अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हर स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट लोग चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। पूरे स्टेट को बहुत सारे एरियाज़ में बांट दिया जाता है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। हर एरिया के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पार्टी के, है ना। तो उन कैंडिडेट्स में से जो सबसे पसंदीदा कैंडिडेट होता है, उसको वो वोट देके लोग आते हैं। कुछ लोग कांग्रेस वाले कैंडिडेट को देते हैं, कुछ बीजेपी के कैंडिडेट को देते हैं, जैसा जिसको पसंद है। उसमें कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है, सब अपनी अपनी पसंद से कैंडिडेट चुनते हैं। अब हर एरिया, हर कॉन्स्टिट्यूएंट से एक एक कैंडिडेट जीतता है, और वो सारे जीते हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं, विनर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली में इतने सारे मेंबर्स पहुंचते हैं, जो विनर कैंडिडेट्स पहुंचते हैं, उनमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी के विनर्स आए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं। तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, वही पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है, और वही पार्टी मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है। अब उतने कैंडिडेट्स में से
एक हेड बना दिया जाता है जिसको कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और बाकी कुछ कुछ मिनिस्टर्स बन जाते हैं, बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी पार्टी के नहीं होते हैं, दूसरी पार्टियों के होते हैं, वो सब अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं, वो अपोजिशन में बैठते हैं। और अपोजिशन जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो लॉ को क्रिटिसाइज़ करने में, उसको एनालाइज करने में मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी MLAs आए, लगभग 500 MLAs आते हैं, तो वो अपना एक स्पीकर चुनते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या होता है कि जो भी काम हो रहा है विधानसभा के अंदर, जो भी काम लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा है, उनको कंट्रोल करो, उनको समझो, उनको मतलब प्रॉपरली रन करो, वो काम होता है स्पीकर का। स्पीकर का एक साथी होता है डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो दिस इज विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, क्या कहाँ बैठती है। और हाँ, एक और बात, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो ज़्यादातर हर स्टेट की अलग अलग होती है और ज़्यादातर कैपिटल में होती है। जैसे हमारे देश की जो हमारे राज्य की, राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यहीं है जयपुर में, बिकॉज जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अच्छा, और एक और बात मैंने जो बताई थी वो ये बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ वो स्टेट में डिफ़र करती हैं। जो बड़े स्टेट हैं उनमें नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ज़्यादा होंगी, जो छोटे स्टेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कम होंगी। आ गई बात समझ में? तो दिस इज़ इनफ फॉर द डे एंड वी विल मीट टुमारो। कीप स्टडिंग। और हो सकता है सितंबर में आपके टेस्ट शुरू होंगे, तो देखते हैं, 2 चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। ये चैप्टर देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको बता दूंगी टाइम टेबल और सिलेबस दोनों, ठीक है। पर 2 चैप्टर्स तो अपने रेडी रख लेना सिविक्स में। ओके, सो स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। टिल देन, बाय बाय।